मैं डॉक्टर GDS बग्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, CLC गवर्नमेंट कॉलेज धमदा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं आज अपने इस वीडियो लेक्चर में BCom पार्ट 2 पेपर का नाम है व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। इस पेपर की इकाई 4 चैप्टर का नाम है नेतृत्व, लीडरशिप। इस लीडरशिप पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हमें नेतृत्व की आवश्यकता कब पड़ती है? तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समुदाय किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होता है, तो उन सभी व्यक्तियों के क्रियाओं को एक उद्देश्य उन्मुख बनाने के लिए, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, प्रबंधकीय कार्यों की आवश्यकता होती है। और प्रबंधकीय कार्य सफलतापूर्वक तभी संपादित किए जा सकते हैं जब नेतृत्व की कला का सहारा लिया जाए। इसलिए प्रबंधकीय कार्यों में नेतृत्व को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि नेतृत्व का तात्पर्य क्या है? इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि नेतृत्व का तात्पर्य उस मानवीय गुण से लिया जाता है जिसकी मदद से एक व्यक्तियों के समुदाय की गतिविधियों का नियंत्रण, संचालन, समन्वय इस प्रकार निर्धारित करता है ताकि किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। इसलिए नेतृत्व को मानवीय जीवन में महत्वपूर्ण माना जाता है। नेतृत्व की इसी महत्ता के कारण अनेक विद्वानों ने अपने विचारों की श्रृंखला में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस संबंध में मैं अल्फ्रेड बीटी के विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्वक एवं बिना किसी दबाव के कराए जाते हैं। जबकि बर्नार्ड ने नेतृत्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन करता है। इन विद्वानों के विचारों और नेतृत्व के अर्थ को देखने से निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि नेतृत्व व्यक्ति की, मानव की वह गुण व्यवस्था है जिसके तहत वह व्यक्तियों के समुदाय को एक उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में दिशा निर्देशन, नियंत्रण, संचालन करता है। इस नेतृत्व की अर्थ के बाद अब हम प्रवेश करते हैं कि नेतृत्व के लक्षण यानी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इन विशेषताओं पर यदि हम नजर डालें तो सबसे पहले हमें विशेषता जो नजर आती है वह है नेता एवं अनुयायी। नेता एवं अनुयायी यानी नेतृत्व वह क्षेत्र है जिसमें नेता और अनुयायी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि दोनों में से एक भी पक्ष अनुपस्थित रहता है तो नेतृत्व की कल्पना हम नहीं कर सकते। नेतृत्व की दूसरी विशेषता है कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? गतिशील प्रक्रिया का तात्पर्य है कि नेतृत्व की आवश्यकता हमें कार्य आरंभ के समय से लेकर उद्देश्य प्राप्ति के समय तक होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है। नेतृत्व की एक विशेषता ये भी है कि ये आदर्श व्यवहार है। नेतृत्व को हम आदर्श व्यवहार क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण है कि नेता का आचरण का ही उसके अनुयायी उसका समर्थन करते हैं, उनके पग से पग मिलाकर चलते हैं। इसलिए नेता का व्यवहार, आचरण इस प्रकार होना चाहिए, इतना आदर्श वाला होना चाहिए ताकि हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, हम उसका अनुसरण कर सके। यदि कल्पना कीजिए कि नेता के कर्म ही खराब है
तो खराब कर्मों का अनुसरण करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जा सकता। इसलिए नेतृत्व का व्यवहार, नेता का व्यवहार एक आदर्श लिए होना चाहिए। नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि नेता और अनुयायियों के बीच क्रियाशील संबंध होता है, एक्टिव रिलेशन पाया जाता है। नेता और अनुयायियों के संबंध को एक्टिव रिलेशन की परिभाषा क्यों दी गई है? उसका कारण है कि नेता उन क्रियाओं का निर्धारण करता है जिसका अनुसरण बाद में अनुयायियों के द्वारा किया जाता है, ताकि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इसलिए नेता और अनुयायियों के मध्य पाया जाने वाला संबंध एक क्रियात्मक संबंध लिए होता है। नेतृत्व की एक विशेषता ये भी है कि नेता और अनुयायियों के हितों में सामंजस्य होता है। हितों में सामंजस्य का तात्पर्य क्या है कि नेता का लक्ष्य और उसके अनुयायियों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, तभी वे मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि नेता एवं अनुयायियों के कार्यों में सामंजस्य होता है। वे अलग अलग दिशा में नहीं जा सकते, क्योंकि वे अलग अलग दिशा में गए तो वे सफल नेतृत्व की परिभाषा की परिधि में नहीं आएंगे। नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिन परिस्थितियों में, जिस वातावरण में नेतृत्व प्रदान किया जाता है, वे परिस्थितियां, वे वातावरण नेतृत्व को प्रभावित करते हैं। यदि परिस्थितियां और वातावरण अनुकूल हैं तो व्यक्ति अधिक और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, परंतु यदि परिस्थितियां, वातावरण प्रतिकूल दशाओं में है तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि नेतृत्व सफलतापूर्वक हम प्रदत्त कर सकते हैं। नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक सफल नेतृत्व तभी दिया जा सकता है जब नेता को अपने अनुयायियों के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, गुण और अवगुण दोनों का ज्ञान होना चाहिए। यदि नेता अपने अनुयायियों के प्लस पॉइंट, गुण के बारे में जानकारी रखता है तो उनके गुणानुसार, उनके क्षमतानुसार उन्हें कार्य सौंप सकता है। और यदि नेता उनके अवगुण भी जानता है, उनकी कमियां भी जानता है, तो ऐसा वातावरण निर्मित कर सकता है जिससे उन कमियों को दूर किया जा सके। तो नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सफल नेतृत्व हम तभी प्रदान कर सकते हैं जब हम नेता के रूप में अनुयायियों के गुणों और अवगुणों से परिचित हैं। और ये सारी बातें एक नेतृत्व के लक्षण में लिखी जा सकती हैं, विशेषताओं में लिखी जा सकती हैं, एक सफल नेतृत्व का स्वरूप प्रदान करने में लिखी जा सकती हैं। अब हम नेतृत्व की अगले चरण में आते हैं और इस चरण का नाम है नेतृत्व शैलियाँ, लीडरशिप स्टाइल। नेतृत्व शैलियों को सामान्य भाषा में ये कहा जा सकता है कि नेता के कार्य करने का व्यवहार, कार्य करने का ढंग कैसे होना चाहिए। इस संबंध में मैं आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें नेतृत्व शैली, कार्य करने के ढंग को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अभिप्रेरणात्मक शैली, दूसरा शक्ति शैली, तीसरा पर्यवेक्षणीय शैली। अब प्रश्न उठता है, पहली शैली, पहले व्यवहार, पहले ढंग में आते हैं। पहला ढंग है अभिप्रेरणात्मक शैली। अभिप्रेरणात्मक शैली का तात्पर्य कार्य करने के उस ढंग से लिया जाता है जिसमें नेता अपने अनुयायियों को इस प्रकार अधिक और अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है, जिसमें वे मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणाओं का सहारा लेता है। मौद्रिक प्रेरणाओं का तात्पर्य क्या है कि नेता कहता है कि यदि आप अच्छा काम करेंगे आपके वेतन में वृद्धि हो जाएगी, आप अच्छा काम करेंगे आपको बोनस दिया जाएगा। अमौद्रिक प्रेरणा का तात्पर्य क्या है? आप अच्छा काम करेंगे आपकी पदोन्नति हो जाएगी, आप अच्छा काम करेंगे आपको
पहले की तुलना में अधिक अच्छा कार्यदशाएं उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार अभिप्रेरणात्मक शैली वो शैली है जिसमें नेता अपने अनुयायियों को अधिक एवं अच्छा कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों का सहारा लेती है, और यही प्रलोभन आगे चलकर धनात्मक शैली के नाम से जाने जाते हैं। यानी अभिप्रेरणात्मक शैली का वह स्वरूप धनात्मक शैली कहलाता है जिसमें मौद्रिक या अमौद्रिक प्रतिफलों के सहारे व्यक्ति को अधिक एवं अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। एक दूसरा स्वरूप ऋणात्मक शैली का है, यानी उसको नेगेटिव मेथड से व्यक्ति को प्रेरित किया जाए। कुछ व्यक्तियों का यह स्वभाव है, जब तक कि उसको भय न दिखाया जाए, जब तक कि उसको डराया धमकाया न जाए, तब तक वो अच्छा काम नहीं करते। तो कभी कभी व्यक्तियों को अधिक और अच्छे काम करने के लिए उन्हें ऋणात्मक तरीके से अभिप्रेरित किया जाता है कि आपको पद से अवनति कर देंगे, आपके वेतन में कटौती कर देंगे, आपकी सुविधाओं में कमी कर देंगे, ताकि व्यक्ति उन कमियों से बचने के लिए अधिक और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो सके। अब प्रश्न उठता है कि धनात्मक शैली और ऋणात्मक शैली दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो इसका उत्तर में यही कहा जा सकता है कि दोनों में से श्रेष्ठ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि कार्य करने वाले अनुयायी नेता, कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, अनुयायी हैं, वे पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान हैं, आदेशों का पालन करने वाले हैं, तो धनात्मक शैली उनके लिए उपयुक्त मानी जा सकती है। परंतु यदि काम करने वाले कर्मचारी इस प्रकार के स्वभाव के हैं कि वो बात मानने को तैयार नहीं है, नकारात्मक प्रवृत्ति वाले हैं, तो उसे ऋणात्मक शैली अच्छी मानी जा सकती है। यदि आज के संदर्भ में शिक्षित संघ के वातावरण को देखें तो दोनों में धनात्मक शैली को अच्छा माना जा सकता है। अब हम नेतृत्व शैली यानी कार्य करने के ढंग के दूसरे स्वरूप में आते हैं, और दूसरा स्वरूप है शक्ति शैली। शक्ति शैली का तात्पर्य कार्य करवाने के उस ढंग से लिया जाता है जो शक्ति पर आधारित होता है। ऐसी कार्य करने की शैलियों को हम तीन भागों में, शक्ति शैली को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक निरंकुश शैली, दूसरा जनतंत्री शैली, तीसरा स्वतंत्र शैली। सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं कि शक्ति शैली के तहत निरंकुश शैली कार्य करने की कौन सी प्रवृत्ति है। तो इसके उत्तर में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब संस्था में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि संस्था के उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य पूर्ति के लिए नीतियों का निर्धारण, योजनाओं का निर्धारण, क्रियाओं का निर्धारण सभी नेतागण करते हैं, वे ही अनुयायियों के कार्यों का संचालन करते हैं। अनुयायी केवल बताए गए आदेशों का पालन करते हैं। यदि व्यवस्था इस प्रकार की है तो इसे निरंकुश शैली के नाम से जाना जाता है। इसे तानाशाह शैली के नाम से भी जाना जाता है। यदि हमारा व्यवसाय छोटा है या हम कुछ समय के लिए व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो निरंकुश शैली को अच्छा माना जा सकता है। परंतु यदि हमारा व्यवसाय बड़ा है या लंबे समय तक हमको कायम रखना है तो निरंकुश शैली को अच्छा नहीं माना जा सकता। शक्ति शैली के तहत कार्य करने की दूसरी शैली जनतंत्री शैली है। जनतंत्री शैली का तात्पर्य कार्य करने की उस व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें नेता अपने अनुयायियों से मिलकर उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उद्देश्य पूर्ति के लिए नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, अनुयायियों के बातों का सम्मान करते हैं और उनके सहयोग से कार्य करते हैं। कार्य कराने की यह व्यवस्था जनतंत्री शैली के नाम से जानी जाती है। अब तीसरी विशेषता स्वतंत्र शैली। शक्ति शैली पर आधारित कार्य करवाने की वह व्यवस्था स्वतंत्र शैली कहलाती है जिसमें नेता अपने सभी अधिकार अपने अनुयायियों को दे देते हैं। अनुयायियों स्वयं उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, उद्देश्य पूर्ति के लिए कौन कौन से कार्य किए जाने हैं इसका निर्धारण करते हैं। परंतु समस्या ये है कि स्वतंत्र शैली व्यवहार में लगभग नहीं पाई जाती। इसका कारण क्या है?
क्योंकि कोई भी अधिकारी अपने सारे अधिकार अधीनस्थों को सौंपना पसंद नहीं करते। और स्वतंत्र शैली तभी अच्छे तरीके से मानी जा सकती है जब हमारे अनुयायी, हमारे अधीन काम करने वाले शिक्षित हों और काम करने से बहुत अच्छा अनुभव रखते हों, योजना बनाने का पावर रखते हों, नीति बनाने का पावर रखते हों, निर्णय लेने की शक्ति रखते हों, किंतु व्यवहार में सामान्यतः अधीनस्थों में ये योग्यता पाई नहीं जाती। इसलिए स्वतंत्र शैली उतना महत्वपूर्ण नहीं मानी गई है। अब नेतृत्व शैली के तहत कार्य कराने के तीसरे रूप में हम प्रवेश करते हैं और वह तीसरा रूप है पर्यवेक्षकी शैली। पर्यवेक्षकी शैली का तात्पर्य कार्य कराने के उस ढंग से लिया जाता है जिसमें नेता पर्यवेक्षक की मदद से कार्य करवाता है, पर्यवेक्षक की मदद से कार्य करवाता है। इसलिए कार्य करवाने की यह शैली पर्यवेक्षणी शैली के नाम से जानी जाती है। पर्यवेक्षणी शैली दो आधारों पर निर्मित की जा सकती है। पहला, हम अपने कार्य में कर्मचारी के सुख दुख को यदि महत्ता देते हैं, हम ऐसा वातावरण, ऐसी व्यवस्था निर्मित करते हैं ताकि कर्मचारी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सके, तो वह व्यवस्था कर्मचारी प्रधान शैली के नाम से जानी जाती है। यदि संस्था में निर्णय लेते समय, नीति बनाते समय, योजना बनाते समय कर्मचारी की तुलना में संस्था के उत्पादन मात्रा को महत्व देते हैं कि हम संस्था की उत्पादकता में वृद्धि करें, संस्था के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करें, संस्था में ऐसे कार्य करें, ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था लाएं ताकि संस्था के उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सके, तो कार्य करवाने की वह शैली उत्पादन प्रधान शैली के नाम से जानी जाती है। यदि कर्मचारी प्रधान शैली और उत्पादन प्रधान शैली दोनों को एक साथ अपन अध्ययन करें तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कार्य कराने की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि केवल हम कर्मचारी के हितोपार्जन करें या केवल उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दें, वरन हमारा कार्य करने का ढंग इस प्रकार का हो ताकि हम एक ओर कर्मचारी के हितों की भी रक्षा करें और दूसरी ओर संस्था के हितों की भी रक्षा करें। ये सारी चीजें नेतृत्व शैली के तहत शामिल की जाती है। इस चैप्टर में यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एक चीज और डाली गई है और वो चीज है लिंकन की प्रबंध प्रणाली। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रबंध प्रणाली है क्या चीज। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिकी मिशिगन विश्वविद्यालय में फ्रांसिस लिंकन ने अपने साथियों के साथ लगभग 30 वर्ष तक अनवरत शोध कार्य किया और उनके शोध का विषय था नेतृत्व व्यवहार। अपने इस शोध कार्य के दौरान अपने समय में जो संस्थाएं, कंपनियां उस समय उपलब्ध थीं, लिंकन जी उन संस्थाओं में गए और उन स्थितियों का उन्होंने अलग अलग अध्ययन किया और अध्ययन के दौरान उन्होंने 7 पॉइंट निर्धारित किए। सबसे पहले उन्होंने नेतृत्व वाला मुद्दा लिया कि हम एक संस्था में जाएंगे और सबसे पहले वहाँ की नेतृत्व व्यवस्था देखेंगे कि वो अपने अनुयायियों से किस रूप में कार्य करवाते हैं, क्या वो तानाशाह हैं, क्या वो जनतंत्री रूप में काम करवाते हैं, क्या वो स्वतंत्र रूप में काम करवाते हैं। इसके अलावा वे दूसरा अभिप्रेरण तत्व का भी विशेष अध्ययन उन्होंने किया कि कर्मचारियों को अधिक और अच्छे काम करने के लिए किस तरह की प्रेरणा का सहारा लेते हैं, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। इसके अलावा लिंकन ने संस्था की संदेश वहन व्यवस्था, सूचना के आदान प्रदान की भी व्यवस्था का अध्ययन करते थे कि उस संस्था में सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था कितनी प्रभावपूर्ण है। लिंकन ने अपने शोध के दौरान इस बात का भी अध्ययन किया कि नेता और अनुयायियों की परस्पर संबंध की दशा और दिशा क्या है। इसके अलावा
लिंकन जी ने अपने शोध अध्ययन में निर्णयन प्रक्रिया का भी अध्ययन अपने शोध विषय वस्तु में शामिल किया कि एक संस्था के द्वारा किन आधारों पर किस रूप में निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा अपनी शोध विषय में उन्होंने उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को भी शोध की विषय वस्तु बनाया। एक संस्था अपने उद्देश्यों का निर्धारण किन आधारों पर करते हैं। इसके साथ ही साथ लिंकन ने अपने शोध के जो 7वां बिंदु निर्धारित किया वह है कि उस संस्था में नियंत्रण प्रक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है। अब इस 7 बिंदुओं के अध्ययन के आधार पर लिंकन ने नेतृत्व व्यवहार के 4 मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किए। यही 4 मॉडल लिंकन की प्रबंध प्रणाली के तहत माने जाते हैं, जिसमें उनका सबसे पहला मॉडल है निरंकुश मॉडल। अब प्रश्न उठता है कि निरंकुश मॉडल का तात्पर्य क्या है। तो निरंकुश मॉडल का तात्पर्य कार्य कराने की उस व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें संस्था के उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाली योजना, नीति, निर्णय का निर्धारण, सारा कार्य नेता के द्वारा ही किए जाते हैं। केवल अनुयायी उन निर्णयों के पालन का काम करते हैं। और इस निरंकुश मॉडल में यह प्रयास किया जाता था कि अनुयायी अधिक और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हो और प्रेरित करने के लिए डराया धमकाया जाता था ताकि कर्मचारी अनुयायी अधिक और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हों। नेतृत्व के इस मॉडल में ये सारी 7 बातें पाई जाती थी, परंतु इसकी प्रवृत्ति एक तानाशाह प्रवृत्ति थी। इसलिए निरंकुश का मॉडल उतना लोकप्रिय नहीं हुआ। इसके बाद लिंकन जी ने एक नेतृत्व का एक दूसरा रूप उदार निरंकुश प्रणाली प्रस्तुत किया, जो पहले मॉडल से थोड़ा सुधरा हुआ रूप था। यदि तुलनात्मक रूप से देखें तो निरंकुश मॉडल की तरह उदार निरंकुश प्रणाली में भी उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्य पूर्ति के लिए नीतियां बनाना, योजना बनाना, निर्णय लेना, सारा काम नेतागण करते थे। परंतु इस दूसरे मॉडल में अनुयायियों को कुछ सीमा तक कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई। उनसे यह कहा गया कि वे अपना विचार हमारे सामने रख सकते हैं, परंतु नेता उन विचारों का पालन करेंगे यह आवश्यक नहीं था। इस प्रकार देखें तो इस मॉडल के तहत केवल भय दिखाकर काम नहीं किया जाता था, वरन पुरस्कार के माध्यम से भी प्रेरित करने का प्रयास किया जाता था। इस तरह दूसरा मॉडल पहले मॉडल से थोड़ा सुधरे हुए रूप में था। अब लिंकन के तीसरे मॉडल में हम प्रवेश करते हैं और तीसरा मॉडल का नाम है परामर्शात्मक शैली। परामर्शात्मक शैली का तात्पर्य कार्य करने की उस व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें नेता कर्मचारियों से परामर्श करते हैं और परामर्श के द्वारा ही उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, किए जाने वाले कार्य का निर्धारण किया जाता है और ऐसी व्यवस्था कायम की जाती है कि कर्मचारी गण अधिक और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो सकें। और तीसरे मॉडल में भी वे 7 तथ्य पाए गए। और तीसरे मॉडल की विशेषता है कि यह तीसरा मॉडल पहले और दूसरे मॉडल से एक सुधरे हुए रूप में था, किंतु उसका चौथा मॉडल सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, जो लिंकन की प्रबंध प्रणाली का आधार है। और उस चौथे मॉडल का नाम है प्रजातांत्रिक प्रणाली। इस चौथे मॉडल के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मॉडल के तहत यह व्यवस्था थी कि इसमें उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य पूर्ति के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, नीतियाँ क्या होंगी, योजनाएं क्या होंगे, लिए गए निर्णय कैसे लिए जाएंगे, ये सारा कार्य
नेता और अनुयायी, कर्मचारी और अधिकारी मिलकर करते थे। इस मॉडल की एक विशेषता ये भी थी कि कर्मचारी जो भी सुझाव देते थे उन सुझावों को महत्व भी दिया जाता था। इस मॉडल की एक विशेषता ये भी थी कि इसमें सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था खुले रूप में थी, प्रभावी रूप में थी, ताकि व्यक्ति को अधिक अच्छी तरीके से प्रेरित किया जा सके। इस चौथे मॉडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी कि इसमें पूंजी और श्रम के मध्य जो औद्योगिक संबंध पाया जाता है, उस औद्योगिक संबंध को मधुर बनाने पर ज़्यादा महत्व दिया गया। इस तरह लिंकन के 4 मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किए। पहला मॉडल निरंकुश मॉडल, दूसरा मॉडल उदार निरंकुश प्रणाली, तीसरा मॉडल परामर्शात्मक शैली और चौथा मॉडल प्रजातांत्रिक प्रणाली था। अब प्रश्न उठता है कि लिंकन जी के इन 4 मॉडलों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल हम किसे माने? तो उत्तर में ये कहा जा सकता है कि इन चारों मॉडल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वरूप प्रजातांत्रिक प्रणाली मॉडल को माना जाता है। इसके पीछे कुछ आधार हैं। सबसे पहला आधार है कि वर्तमान वैश्विक जगत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा लोकप्रिय है। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक मॉडल अधिक लोकप्रिय हो सकता है। वर्तमान समय में औद्योगिक विकास में औद्योगिक संबंधों का मधुर होना आवश्यक है। औद्योगिक संबंध का तात्पर्य पूंजी और श्रम के संबंधों से लिया जाता है और प्रजातांत्रिक मॉडल वह माध्यम है जिसकी मदद से हम औद्योगिक संबंध को मधुर बना सकते हैं। इसलिए और तीसरा कारण कि वर्तमान समय में यदि हम संस्था में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना चाहते हैं तो औद्योगिक संबंधों की मधुरता की आवश्यकता होती है, जो कि हम प्रजातांत्रिक मॉडल के मदद से कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण आधार यह भी बताया जा सकता है कि हमें कर्मचारियों को संतुष्ट करना पड़ेगा। कर्मचारियों को असंतुष्ट करते हुए हम अपनी संस्था को सफल नहीं बना सकते और कर्मचारियों को संतुष्ट करने का सबसे सशक्त माध्यम प्रजातांत्रिक प्रणाली को माना जा सकता है। इसलिए लिंकन के 4 मॉडलों में सबसे लोकप्रिय मॉडल प्रजातांत्रिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने प्रयास किया कि नेतृत्व के संबंध में वे सारी बातें स्पष्ट कर सकूं जो विश्वविद्यालय में प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। मैंने प्रयास किया कि मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकूं। यदि आपको ऐसा लगा हो कि हमें नेतृत्व के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे इस बात का संकेत दीजिए और मैं अपनी ओर से भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके जिज्ञासा को शांत कर सकूं। धन्यवाद।